जो भाकपा माले है तो एमएलए और एमपी की पार्टी नहीं है। भाकपा माले जनता की पार्टी है और हम तो भी जिंदा है। कई लोग उस समय गोलियों से उड़ा दिए गए। शाहजहां महेंद्र सिंह जगदीश मास्टर की हत्या हुई, रामेश्वर यादव की हत्या, रामायण राम बुटन कमांडर, ये सब सिल्लागनी लहर। तो जमीन दो, जमीन नहीं देगा, स्कूल नहीं बनाएगा तो गरीब कहाँ पढ़ेगा? तब सरकार की सड़क है। स्कूलों में बच्चों के लिए खिचड़ी परोसा जाता है, बच्चों ने अधिकारियों को खिचड़ी परोसा। अपने संविधान है तो संविधान में पूरा जो हमारा हक है उस पूरे हक के साथ जिएंगे तो नक्सलाइट कह के मार दिया। और उन्हीं पुरखों के आज जो संतान शहरों में कलम लेकर पढ़ रहा है तो बंदूक वाले नक्सली काला है और ये कलम वाले नक्सली का। कॉमरेड सतीश यादव उस सभा से लौट करके जा रहे थे तो वहीं की भाजपाई सामंती ताकतों ने करणी सेना से वो जुड़े हुए हैं तो गोली मार करके हत्या कर दी। कई चुनावों से मुझे जेल में डाल दिया जाता है। 2014 के भी लोकसभा चुनाव में मैं जेल में ही था, 2015 के भी बिहार विधानसभा चुनाव में मैं जेल में ही था और 2020 के भी जब फिर दोबारा माले ने मुझे कैंडिडेट बनाया तो फिर मेरी गिरफ्तारी हुई और दाऊदनगर जेल में रखा गया था। उन्हें चारों तरफ से घेर करके चमतोली को, दलित मोहल्ला और आग लगा दिया, गोली का बौछार कर रहा था। हमारे मामा जो अपना मामा है तो उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लगभग 6 महीने पहले बिहार विधानसभा में एक आवाज जो गूंजती थी वो आवाज अभी नहीं गूंज रही है। पिछले सत्र में हमने उस आवाज को नहीं सुना। एक ऐसी आवाज जो सड़क से लेकर के सदन तक जनता के पक्ष में हमेशा खड़ी रही, एक ऐसी आवाज जो सड़क पर स्कूल का मॉडल दिया, एक ऐसी आवाज जो विधानसभा में छात्र नौजवानों के मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखती थी, एक ऐसी आवाज जो सदन में जब खड़े होकर के ये कहती है कि दलित समुदाय से और पिछड़े समुदाय से आने वाले महिलाओं के लिए जो कांस्टेबल भर्ती की पैमाने हैं उसको कम किया जाए, और उसके पीछे के कारण जो रेखांकित करती है वो कारण पूरे बिहार का ध्यान आकर्षित करता है कि कम न्यूट्रिशन वाले भोजन मिलने से उनकी जो शारीरिक का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती है कंप्लीटली। वो आवाज़ हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए है। हम उनसे बात करेंगे। अगियाओं से भाकपा माले के विधायक रहे, जब उनको सजा हुई आजीवन कारावास की एक मुकदमे में, उसके बाद वो जेल गए, उनकी विधानसभा की सदस्यता गई और अब एक बार फिर से हम लोगों के बीच में वो जेल से बाहर आ चुके हैं। मनोरंजन जी, सबसे पहले तो हम आपकी पूरी, जब जेल गए आप पे मुकदमा लगा, इस पे हम एक टिप्पणी चाहेंगे कि आप पूरे इस प्रकरण को कैसे देखते हैं और इस पे आप क्या कहना है। शुक्रिया दिव्यम जी। बात यह है कि 20 अगस्त 2015 जब पूरे बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ में, भाजपाई सामंती ताकतों के खिलाफ में एक जनाक्रोश उभर रहा था, तीखा हो रहा था, तो आपको याद होगा उस समय बिहार में, खास करके शाहाबाद में, भोजपुर में ग्रामीण गरीबों की आक्रामक राजनीतिक गुलबंदी दावेदारी बढ़ रही थी और वो ठीक विधानसभा चुनाव के पहले की वेला थी। तो उस दिन हम लोग एक सभा कर रहे थे बड़गांव में, भोजपुर जिला के अगियां विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों की, खेतिहर मजदूरों की, दलित अति पिछड़ों की आबादी वाला एक बड़ा गांव है, नाम ही है उसका बड़गांव। तो वहाँ लड़ करके लोग सामंती ताकतों से अपना सम्मान हासिल किया है, अपनी शान की एक जिंदगी एक लड़ने वाली ताकत के रूप में वहाँ गरीब सामने हैं, चुनौती हैं। तो वही सभा हो रही थी। उस सभा में एक युवा किसान नेता, गरीबों के एक योद्धा कॉमरेड सतीश यादव उस सभा से लौट करके जा रहे थे तो वहीं की भाजपाई सामंती ताकतों ने करणी सेना से वो जुड़े हुए हैं तो गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसके बाद में एक मुकदमा किया गया फर्जी। हम लोग तो दौड़ करके लाश के सामने आए। हमारी उस समय शीला जी, जो हमारी भाकपा माले के सदस्या हैं, जो हम लोग जीवन साथी भी हैं, तो मंच पर ही बेहोश हो गई। सुने कि सतीश यादव की गोली लग गई, मारे गए। हम लोग उनको संभाले, फिर
डेड बॉडी के पास आए। रात भर हम लोग डेड बॉडी लेकर के सड़क जाम किया, सुबह दिन भर जाम रहा, एसपी आए पहुँचे के। तो उसमें एक मुकदमा किया गया वहाँ के 23 के 23 गरीबों पर मेरे समेत, कि एक वहाँ कोई जेपीसी हैं, वो गायब हैं, अपहरण और मर्डर का मुकदमा लगा। उस केस में मैं 2015 में चुनाव लड़ा भगपा माले से, तो उस केस में मुझे जेल जाना हुआ। नॉमिनेशन के बाद अरेस्टिंग हुई हमारी, तो 2.5 माह में बेल हो गया था। और उसी केस को ट्रायल करके, और पूरी डेड बॉडी भी आइडेंटिफाइड नहीं है उसमें। आप देखेंगे एफआईआर कुछ कहता है, पुलिस कुछ कहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिपोर्ट कुछ है, तो डेड बॉडी भी आइडेंटिफाइड नहीं है। तो बिल्कुल फर्जी तरीके से सत्ता और सामंती ताकतों ने ये फंसाने का काम किया, और जाकर के 13 फरवरी को हमारे 22 साथियों के साथ मुझे भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें एक पूर्व मुखिया है, एक पूर्व समिति है, एक सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं 95 साल के, तो खेतिहर मजदूर हैं, ग्रामीण गरीब हैं, और हम लोगों को आरा जेल भेजा गया सजा करके निचली अदालत के जरिए, आरा जो कोर्ट है। और फिर हम लोगों को 6वां दिन ही तुरंत बक्सर सेंट्रल जेल में हम लोगों को ट्रांसफर किया। तो ये है, और आगे क्या, ये अभी हम जमानत पे बाहर हैं। 3 अगस्त जमानत तो हो चुकी थी 13 मई को, लेकिन पुलिस केस लगाते जा रही थी। सड़क आंदोलन के केसेस जो कोइलवर का नेशनल हाईवे पे हुआ था, एक राजद के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, संबंधित ताकतों ने हत्या की थी, उनका हम लोग लाश लेकर के सड़क जाम किया था इंसाफ के लिए। तो उसमें केस लगाया गया था सड़क जाम में, कि आपने सड़क जाम किया है। तो इस तरह के कई केसेस, जन आंदोलन के केसेस ऊपर से 5 लगाए गए। तो सड़क पर स्कूल का जो आपने जिक्र किया, हम उस पर आएंगे, हम उस पर बात करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा और हम ये जानना चाहेंगे कि आप इन दिनों लगातार जनता के बीच में रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं, लगातार आप कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किए हैं, पूरे जो शाहबाद जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो जेल में इन जो पूरी आपका समय बीता, तो आप इसमें एक लोकतंत्र का, जिसे महापर्व हिंदुस्तान में कहा जाता है, लोकसभा चुनाव भी गया, और एक चुनाव से आप बिल्कुल अलग रहे। तो उस वक्त आपने क्या क्या किया और किस तरह के समय व्यतीत किया? देखिए, ये लगभग कई चुनावों से मुझे जेल में डाल दिया जाता है। 2014 के भी लोकसभा चुनाव में मैं जेल में ही था, 2015 के भी बिहार विधानसभा चुनाव में मैं जेल में ही था, और 2020 के भी जब फिर दोबारा माले ने मुझे कैंडिडेट बनाया, तो फिर मेरी गिरफ्तारी हुई और दाऊदनगर जेल में रखा गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं बेल पे आया। फिर इस बार लोकसभा इलेक्शन को ही ये टारगेट करके, और वहाँ के ग्रामीण गरीबों का जो आंदोलन, लगातार आंदोलनों का तांता, मैं भोजपुर में खास करके वहाँ लगा हुआ था। भोजपुर आप जानते हैं कि जन आंदोलन की धरती है, वहाँ पे क्रांतिकारी किसान प्रतिरोध संघर्ष की वो सरजमी है। तो ये सामंती ताकतों के लिए चुनौती बन गया था। तो इसलिए फिर लोकसभा इलेक्शन में ये पूरे अज्ञाओं के ही एक माले की लीडरशिप को जेल में बंद रखने की एक साजिश हुई। तो जेल के भीतर भी हम लोग, चूंकि देखिए वहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं, तो जल्दी वहाँ उनको बक्सर सदर अस्पताल में, पीएमसीएच में जल्दी डॉक्टर रेफर्ड भी करते हैं, तो उनका इलाज नहीं हो पाता है। वो आते हैं फिर लौट के चले जाते हैं, एडमिट नहीं हो पाते। लेकिन जो वहाँ जेल में माफिया हैं, अपराधी हैं, जो सत्ता के संरक्षण में पले हैं, अपराधी, माफिया, गुंडे, वे लोग फर्जी तरीके से बिल्कुल पावर, पैसे, पैरवी के बल पर वो सदर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, और वहाँ महीनों फेयर लवली लगाते रहते हैं, और वहाँ गरीब जेल में बिना इलाज बेमौत मरता है। कई बार तो मर जाने के बाद वहाँ कंबल में लपेट करके भी आपको सदर में भर्ती करा दिया जाता है। इचरी के देखिए, इचरी के हमारे पुलिस महतो को बक्सर सदर अस्पताल में मौत हुई, लेकिन वो आधा तो लोग मर जाते हैं जेल में ही, और अंतिम एक तरह से कहिए कि क्षणों में, ताकि इनको इलाज नहीं हो इनका, बल्कि प्राण निकले जेल से बाहर सदर अस्पताल में, नहीं तो रिस्क कवर करना पड़ेगा ज़्यादा। तो ऐसे है, तो वहाँ इन चीज़ों को हम लोग उठाना पड़ता था। वहाँ जेल में बहुत सारे
आँख के मरीज हैं, कैदी हैं, जिनको काम करना पड़ता है खुरपी से, जिनको झाड़ू लगाना पड़ता है, जिनको कुदाल चलाना पड़ता है, वहाँ पे जेल में काम करना होता है। उनकी आंखों की रोशनियाँ चली गई, एक आंख से आधे धीरे रोशनी लेकर के वो काम करते, उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे। बक्सर सेंट्रल जेल में ये जांच हो, पता चलेगा। मतलब बाहर जिस कदर के भेदभाव हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल। तो हरनिया के भी पेशेंट हैं, रात रात भर वार्ड में चिल्लाते हैं, उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। हाइड्रोसिल के वहाँ पेशेंट हैं, उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। स्टोन के पेशेंट हैं, उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। शुगर के वहाँ मरीज हैं, उनको शुगर के मरीज का कम से कम न्यूनतम जो होना चाहिए डाइट, वो उनको उपलब्ध नहीं है। तो ये हेल्थ का इशू है। और जो वहाँ काम करते हैं, तो एक जेल में न्यूनतम मजदूरी मिलती है, न्यूनतम नहीं, मतलब एक तय है पहले से जेल मैनुअल में। तो जो काम करते हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती। जो काम नहीं करते हैं वो जेल में कुर्ता पजामा झाड़ करके और चलते हैं अपना गरीब दलित पिछड़ों से, वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके प्रति अपनी एक हिकारत की भावना प्रदर्शित करते हैं, मारपीट भी करते हैं। वे लोग बिना काम किए कैदी हैं, मजदूरी लेते हैं। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, वास्तविक जो मजदूर हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती। इस मामले में उनको महीनों इंतजार करना पड़ता है, चिरौरी करनी पड़ती है। तो मेरा ये कहना है कि जेल में देखिए एक खास बात कि अभी रिजर्वेशन की बात उठ रही है, तो जेल के भीतर जो काम कराया जाता है, तो जेल गेट है, जेल गुमटी है, जेल का हॉस्पिटल है, ये 3 महत्वपूर्ण जगह है। तो यहाँ पे जहाँ से पूरा जेल का प्रशासन चलता है, तो वहाँ पे जो राइटर होते हैं, जेलर सुपरिटेंडेंट के जो राइटर होते हैं, लिखने वाले लोग, ये जो राइटर होते हैं, एक तरह से क्लर्क, एक तरह से उनका स्टाफ के तौर पे काम करते हैं, कैदी वे लोग होते हैं। तो ये सब स्वर्ण समंती वहां भी उनका समाज से है, बिल्कुल। और जो झाड़ू लगाना है, जो खुरपी से घास साफ करना है, जो नली साफ करना है, जो आटा गूंथना है, जो रोटी बेलना है, ये सब एक रंग वाले करते हैं, मतलब दलित पिछड़े लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं। और उनको मजदूरी नहीं मिलती, और वहां वो लोग काम करते हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या, सैकड़ों लोग हैं जो बिना काम किए मजदूरी उठाते हैं, उनके बेड तक मजदूरी चली जाती है। तो ये सवाल को हम लोगों ने उठाया कि ये नहीं चलेगा। ये जेल के भीतर एक तो, अब कोई तो जेल मैनुअल में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन एक सामाजिक तौर पर एक ही समाज के लोग जो वहां रहते हैं, मेन जो सम्मान के पोस्ट हैं, जहाँ से जेल का संचालन होता है, जहाँ से दबंगई गुंडई करते हैं, जहाँ से आम गरीब बंदी कैदी सताए जाते हैं, जहाँ से उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है वहाँ। तो ऐसे जगहों पर वो उनके खास लोग होते हैं जो बचाते हैं अपने खास लोगों को, और एक रंग के लोग, गरीब दलित पिछड़े लोग, सब काम करते हैं। तो इस बार उठाया गया कि ये चलेगा नहीं, इसमें समानता हो, सब कोई काम करे। तो हंगामा हुआ। ऐसा लगा कि उनकी जो हाथें हैं गरीबों के पीठ पर, हमारे पुरखों के पीठ पर वो हाथें चाबुक बरसाई है, चाबुक कोड़ा बरसाई है, तो हाथें खुरपी कहाँ से उठा पाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे विरोध हुआ। तो खाना के भी मामले में वहाँ जेल के भीतर जो करप्शन है, देखिए ये बाहर नहीं आ पाता है, बाहर कुछ भी नहीं पाता है। और जेल में वहाँ कम से कम 40-45 लोग ऐसे हैं जो सजा पूरी हो गई है, 23 साल हो गया है, 26 साल हो गया है, 18 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, सजा उनकी पूरी हो चुकी है। नीतीश सरकार ने ये लोग जैसा बदलाव, ये सजा पूरी हो जाने के बाद में जो रिहाई होने का ये लोग यहाँ प्रावधान है, ये लोग ऐसा जटिल बना दिए हैं कि ये लोग जेलों में सड़ रहे हैं सजा काटने के बावजूद। तो उनके रिहाई के सवाल है। और जो 95 साल के हमारे एक मियादी हैं, हमारे एक साथी हैं, 95 साल के हैं, वो रोज बेड पे पैखाना पेशाब करते हैं। तो ऐसे लोग जेल में बंद हैं, बीमारी के आधार पर भी कानून कहता है कि उनको आप बेल दे दीजिए कम से कम। तो हम लोग हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं मुकदमा। अभी हम लोग जमानत पर हैं, अभी हमारे 19 साथी बंद हैं। आज ही बहस था, तो आज नहीं हो पाया बेल, आगे फिर डेट मिला है।
जब आप बड़ी रोचक और बड़ी जिस जेल की आपने जो घटनाओं का जिक्र किया, इस दौर में हम देख रहे हैं कि बाबा राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों को तुरंत तुरंत पैरोल दिया जा रहा है, लेकिन वैसे लोग जो जेलों में बंद हैं और जिनके साथ वो उतनी यातनाएं हो रही हैं, वहाँ भीतर भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्या इसको लेकर के आप किसी तरह के आंदोलन, किसी तरह के संघर्ष में जाने की? बिल्कुल, ये हम उम्मीद करते हैं भाकपा माले के विधायकों से कि हाउस में उठे। हमें ये भी उम्मीद है, विश्वास है कि पार्लियामेंट में भी उठेगा और जेल के भीतर का शोषण सड़क पर भी भाकपा माले का वो आवाज बनेगा। हम लोग इसको उठाएंगे, क्योंकि ये केवल एक बक्सर सेंट्रल जेल की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के। और एक तरह से ठीक हुआ हम जैसे लोग जेल में गए। ये सब जेल में हम लोग पहले भी गए, लेकिन पहले हम लोग बंदी थे, इस बार हम लोग एज ए कैदी के रूप में गए, तो ये सब जानने का ज़्यादा मौका मिला। और जब आ रहा हम लोग जेल में थे तो वहाँ एक तरह से बंदियों का समय समय पर जन आंदोलन हुआ करता था। वहाँ है कि कोई आप मुद्दा उठाएंगे, आपको भागलपुर सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको कटिहार भेज दिया जाएगा, आपको बेतिया भेज दिया जाएगा। आप कोई मुद्दा नहीं उठा सकते वहाँ, तुरंत आपको जेल से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप मुद्दा उठाए, तुरंत आपको, आप अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हम लोगों को भी कोशिश थी कि चुनाव में आरा से हम लोग बक्सर सेंट्रल जेल में गए थे चुनाव के पहले, और चुनाव में एक चल रही थी कोशिश, जासूसी किया जा रहा था हम लोगों का। हम लोगों के प्रति वो लोग मुखबिर, हम लोग वार्ड में 5-5, 6-6 मुखबिर थे पूरा जेल में। वो लोग कई मुखबिरों को भिड़ा रखा था कि ये लोग कितने लोगों से बात करते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, क्या बात करते हैं, प्रशासन के विरुद्ध में बात करते हैं, क्या करते हैं। तो हम लोग किताब भी पढ़ते थे, उसका भी वे लोग कहते थे कि वो मीटिंग करता है। लेकिन कई लोग, हम लोग ग्रुप स्टडी चलती थी, उसमें हम लोगों ने शमसुल इस्लाम का हम लोगों ने पढ़ा 1857 में। वे उन नायकों का हम लोगों ने अध्ययन किया आज़ादी की लड़ाई में, उनकी बलिदान, उनकी शहादत, उनकी भूमिका, जो स्वतंत्र भारत के भारत में जो इतिहास लिखे गए, उस इतिहास में उन महानायकों की जगह नहीं मिली। माने उनकी जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो उनकी भूमिका का जिस तरीके से आना चाहिए सामने, वो नहीं आया। तो कई हम लोगों ने किताबें फणेश्वर नाथ रेणु की हम लोगों ने मैलांचल पढ़ा, तस्लीमा नसरीन जी का हम लोगों ने लज्जा, उन्हें लिखी है ना, हम लोगों ने लज्जा पढ़ा। प्रेमचंद का भी गोदान वगैरह हम लोगों ने, साल डुमरी की घायल सपना मनोज भक्त का, ये हम लोगों ने कई किताबें हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा। गुलामगिरी भी हम लोगों ने, हाँ, ज्योतिबा फुले की, रामास्वामी नायकर पेरियार को भी हम लोगों ने पढ़ा, अम्बेडकर को भी हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने लेनिन की भी किताबें पढ़ी, वहाँ माओ की भी किताबें पढ़ी। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी स्टडी भी हुआ वहाँ पे। जवाने का चेहरा रामजी राय का भी हम लोगों ने वहाँ पे। आप बतौर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचे हैं, आप एक बड़ा संघर्ष, एक क्रांतिकारी रास्तों के होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। बतौर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आप अपने सफर को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जो भाकपा माले है, तो एमएलए और एमपी की पार्टी नहीं है। भाकपा माले जनता की पार्टी है, और जनता की क्रांतिकारी जो एकता है, जनता की खून पसीना है, उससे ये पार्टी बनी। और हम तो भी जिंदा है इस पार्टी को बनाने में। गरीब गुरबों की, उत्पीड़ितों की, शोषितों की, जो पीढ़ियों से, सदियों से सताए हुए लोग हैं, इतनी सताए हुए लोग हैं जिनको मनुष्य नहीं समझा जाता था। कोई उनको मानवीय हक, अधिकार, गरिमा की तो बात छोड़ दीजिए, कोई सम्मान, कोई स्वाभिमान की तो बात छोड़ दीजिए, जिनको इस समाज में मनुष्य का ही दर्जा नहीं था, जिसको आप शूद्र कहते हैं। ये जो मजदूर किसान वर्ग है, अछूत वर्ग है, तो इसकी मुक्ति, इसकी आजादी और ये मानवीय गरिमा के साथ ही समाज में जिए। और असल में ये मुल्क का ये नायक है, और ये नायक के रूप में जो रंगमंच है, राजनीतिक रंगमंच, उस रंगमंच पर नायक के रूप में इनका पदार्पण हो,
ये नेपथ्य में है। तो इसके लिए भाकपा माले ने काम किया। तो कई लोग उस समय गोलियों से उड़ा दिए, तो निजाम की संगीनों ने उड़ा दी। कई लोग जेल में सड़ाए गए। जैसे आप देखते होंगे हमारे साहब शाहचांद जैसे लोग, हमारे महेंद्र सिंह की हत्या हो गई, हमारे जगदीश मास्टर की हत्या हो गई, रामेश्वर यादव की हत्या, रामायण राम, बुटन कमांडर, ये सब सिल्लाग्नि लहरी। तो ये भाकपा माले जन संघर्षों की और जन संघर्षों में जो शहादतें हुई है, उन शहादतों से भाकपा माले बार बार जी उठती है। और कई बार शासक वर्गों ने सपना देखा है नक्सलवाड़ी से भी, कि हमने हिंदुस्तान नक्सलवाड़ी को कुचल करके सपना देखा था कि हिंदुस्तान में इंकलाब का सपना को हमने कुचल दिया, इंकलाब को हमने मार गिराया। लेकिन नक्सलवाड़ी की चिंगारी गिरी एक बारी में भोजपुर में। और आज देख रहे हैं जिन नक्सलाइटों को, हमारे पुरखों को जब सम्मान और हक अधिकार की बात हुई तो नक्सलाइट कहा गया। और उन नक्सलाइट जब गांव में जाते थे, ग्रामीण गरीबों के बीच में उनके संगठन करने के लिए, उनके आंदोलन के लिए संगठित हो, तो नक्सलाइट कह करके जेल में डाल दिया जाता था। वो गांव के मालिक थाना में खबर कर देते थे, दलाल लोग खबर कर देते थे। आज जिन नक्सलाइटों को देखते हैं गोली मारने के देश थी, आज उसी नक्सलवाड़ी आंदोलन की कोख से जन्मी भाकपा माले के दो नेता हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गए, और उसी का हम लोग भी संतान है। आपका वामपंथी आंदोलन नक्सलवाड़ी की जो चिंगारी भोजपुर में गिरी, उस चिंगारी के हम लोग संतान हैं। तो भाकपा माले जन आंदोलन की पार्टी है, और जन आंदोलन से ही एमएलए एमपी भी जीतते हैं। तो जमीन है, जन आंदोलन है, जज्बा है और इंकलाब का सपना है, तो एमएलए एमपी जीतते रहेंगे। आप शुरुआती दिनों में वामपंथ से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, उस पे उसकी थोड़ी स्मृतियों के बारे में जानना चाहते हैं। स्मृति तो बचपन में मुझे याद है 1989 में जब पहली बार हिंदुस्तान में भोजपुर से कामरेड रामेश्वर प्रसाद जी पार्लियामेंट में गए। सीढ़ी छाप थी, आईपीएफ इंडियन पीपुल फ्रंट से ये भाकपा माले चुनाव लड़ती थी। तो उसमें जो गांव में जुलूस निकला था, ये जो जीत कर गए थे गांव घूमने, तो हमारे बाबा थे, परिवार के लोग थे, तो सीढ़ी उठा करके कह रहे थे कि सीढ़ी हर काम में आती है। छत पर चढ़ना हो, गोईठा पथना हो, वो बहुत सारा काम करना हो, ये सीढ़ी से आसमान पर चढ़ा जा सकता है, ये सब नारा लगा रहे थे। तो वो याद है हमें दृश्य। और खास करके जब उस समय मैं छोटा था, तो एक आपको मैं वाकया कहूँगा, थोड़ा हंसते हैं लोग, कि मुझे पता चला कि हमारी माँ का गाना हमारे बड़े हो जाने के बाद क्यों हुआ। क्योंकि मुझे याद है, मैं रो रहा था कि मैं अपने पिताजी के बारात जाऊंगा। किसी चाचा ने कह दिया कि तू ना जी बारात बाबू के, हाँ जाएंगे, रो रहे। फिर किसी ने समझाया कि नहीं जाएगा। और मेरी माँ बैलगाड़ी पर आई थी विदा होकर के, और पलंग उलंग हम ही लोग लगा रहे थे, मिठाई हम ही लोग बांट रहे थे। कोचिंग, पिताजी मेरे कोचिंग चलाते थे उस समय। तो ये हम पूछे कि ये क्यों हुआ। और चूंकि और लोग तो देखते थे कि भाई वो गौना जो है वो बच्चा होने के पहले होता है, तो माँ ने हमारी बताई कि हम लोग जब कुंवार थे तो हदियाबाद गांव है, अज्ञा विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, गढ़नी ब्लॉक में, हदियाबाद में। वहां सामंती ताकतों ने चारों तरफ से घेर करके चमटोली को, दलित मोहल्ला को, और आग लगा दिया। गोली का बौछार कर रहा था। इस झोपड़ी में से, उस रूम में से उस रूम में जान बचा रहे थे लोग, बचा रहे थे। तो उस लड़ाई में भी हमारे मामा, जो अपना मामा है, तो उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हमारे नाना फरार थे, हमारे कई वो माँ के चाचा उचा लोग थे और भैया लोग थे, तो कई लोगों का जीवन कारावास की सजा हुई थी। और आरा जेल में माँ हमें गोदी में ले जाती थी और भैया से मिलती थी, तो हमको लोग गोदी में टांग करके, वो पहले इतना जलीदार नहीं था मिलने वाला, लोग अंदर कर लेते थे। तो सब मुझे याद है।
तो इस पृष्ठभूमि से हम लोग आए हैं और हमारा गांव और हमारा पूरा इलाका भाकपा माले के क्रांतिकारी किसान आंदोलन का गढ़ है। अगर दिल्ली में लाल किला है तो शाहाबाद में गरीबों का लाल गढ़ है। तो ये सब प्रभावित किया। हम लोग मैट्रिक पास करके आरा में आए। जाहिर सी बात है, हम लोग आए थे कि सर्विस में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से मैंने पढ़ा। फिर बाद में सोचा कि यूपीएससी करूंगा, क्योंकि हम लोगों के पटीदार में, हमारे मोहल्ला में लोग यूपीएससी फेस किए हुए लोग हैं। तो ये सब, लेकिन भाकपा माले के छात्र संगठन आइसा से वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास में रहते हुए जुड़ा हुआ, और बाद में हम लोगों ने ये क्रांतिकारी संघर्ष को ही हम लोगों ने अपना भविष्य का आखिरी मंजिल चुना, और हम लोग भाकपा माले के मोर्चे पर काम करने गए। छात्र जीवन में भी 4-4, 5-5 बार जेल जाना हुआ। यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों का खून गिरा है, लाठी बरसी है सरकार की। तो भाकपा माले क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी है, और हम लोगों की ये समझ है कि हिंदुस्तान में जो मजदूर किसान है, महिला है, उत्पीड़ित शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो मजलूम हैं, जो खेत खलिहानों में, कल कारखानों में, खान खदानों में, बाग बगानों में जो काम करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, यही असली राष्ट्र के नायक हैं। और ये नायकों को हिंदुस्तान के राजनीतिक रंगमंच पर ये लाना है, इनका राज कायम हो। जो खून चूसने वाले लोग हैं, जो सताने वाले लोग हैं, जो परजीवी लोग हैं, जो सामंती विचार के, मनुवादी ब्राह्मणवादी विचार के लोग हैं, जो पूंजीवादी शोषक लोग हैं, उनका जो सत्ता पर, समाज पर जो वो काबिज हैं, उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाए और हिंदुस्तान में इनका राज हो, क्रांति हो, समाज का, राज का, स्टेट एंड सोसाइटी का डेमोक्रेटाइजेशन हो, जनवादीकरण हो। इसके लिए भाकपा माले काम कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, और आप जब चुन करके एक जनप्रतिनिधि के बतौर आए तो एक आपका आंदोलन जो मॉडल के रूप में आया, और कई पूरे बिहार भर में उसकी चर्चा भी हुई, सड़क पर स्कूल आंदोलन। वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि उसकी पूरी जो मैप है आपके दिमाग में कैसे आया, वो क्या है पूरा आंदोलन। देखिए, पहले तो एजुकेशन का सवाल का हम बोल रहे हैं। एजुकेशन का जो सवाल है, तो जो बड़े बाप के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो तो पढ़ लेते हैं। जब वो हनीमून मना सकते हैं विदेश में, तो उनके बच्चे विदेश में क्यों नहीं पढ़ सकते? तो विदेशों में भी पढ़ लेते हैं, उस सरकारी विद्यालयों में। यहां तक इस देश में पढ़ाना अपने वो शान के खिलाफ समझते हैं, वो अपनी तभी नहीं समझते। उनके बच्चे तो पढ़ लेते हैं। और एजुकेशन का जो सवाल है, ये क्लास एजेंडा है, एक वर्ग का एजेंडा है। क्योंकि एक वर्ग है जो इस देश के विश्वविद्यालयों में है, छात्र के रूप में भी और शिक्षक के रूप में। एक वर्ग है जो कब्जा है इस देश के न्यायालयों में, जजेज के रूप में। अभी देख लीजिए 79% अभी आया है डेटा पार्लियामेंट। एक वर्ग है जो इस देश के अस्पतालों में डॉक्टर के रूप में सबसे ज्यादा है। आप मरीज ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर उस वर्ग से आते हैं, उस वक्त से ज्यादा। आप जेलों में बंद हैं 90%, लेकिन जो जजेज हैं वो उस वर्ग से आते हैं। आप देख लीजिए इस देश में जो ये केंद्रीय स्तर का सचिव, उप सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी वर्ग जो पोस्ट है, ये सब है IAS। तो गांधी और अंबेडकर में जो समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, बहुत अहम समझौता था। उसमें तो कहा गया कि भाई एजुकेशन में रिजर्वेशन होगा, जॉब में होगा, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन होगा, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, सरकारी नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में होगा, और पॉलिटिकल गेन की भी बात उसमें हुई थी।
कि लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे नहीं, तब तक वो, जब से यूनिवर्सिटी का कोई छात्र नहीं बनेगा तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कैसे बनेगा? सही बात है। जब से मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी नहीं बनेगा तब से डॉक्टर कैसे? इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूशन है, जब से उसका स्टूडेंट नहीं बनेगा तो इंजीनियर कैसे बनेगा? जब से वो पत्रकारिता में नहीं जाएगा तो उसकी बात कौन बोलेगा अखबारों में, टीवी में? इस वर्ग से तो जाना चाहिए। लैंड भी नहीं है उसके पास, भूमिहीन वर्ग है। वो इसलिए नहीं भूमिहीन है कि किसी 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 वर्ग की कोक्स ने जमीन पैदा कर दी तो जमींदार है, और किसी वर्ग के पेट में जमीन नहीं आटा तो जिम्मेदार तो वो भूमिहीन हो गया। इसी बात नहीं। ये ब्रिटिश हुकूमत का, ये जो जमींदार थे, ये बिचौलिया थे, ये ब्रिटिश हुकूमत का मजबूत स्तंभ थे जिसके बल पर भारत में वो राज कर रहे थे। तो जब तक वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा नहीं तो रिजर्वेशन का फायदा कहां से उठाएगा? और वही नहीं पढ़ पाता है, ड्रॉप आउट कर जाता है। ड्रॉप आउट तो करता ही है, 10वां के बाद 12वां के बाद तो पढ़ाई छोड़ता ही है, बल्कि रोहित वेमुल्ला, पायल तंडवी और शेख फातिमा का कत्ल भी होता है कैंपसों, जिसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर, संस्थानिक हत्या का उत्पीड़न होता है। वहां केवल गांव में, खेतों में उत्पीड़न नहीं, बल्कि उन खेतों और उन गांवों का बेटा चला जाता है यूनिवर्सिटी में। ये तमाम उपेक्षाओं और तमाम यातनाओं को सहते हुए वहां चला जाता है, तो वहां भी उसकी हत्या होती है। तो हमने सोचा कि एजुकेशन बहुत बड़ा सवाल है। भूमि सुधार कभी भी नहीं हुआ, लैंड मिला नहीं, तो गरीब घर का जो बच्चा रहता है, उस घर में जो बहन होती है, तो बड़ी बहन की शादी की चिंता में छोटा भाई स्कूल छोड़कर कमाने चलेगा कि बड़ी बहन की शादी कैसे हो। तो उस परिवार का पेट पालने के लिए उस बच्चा का श्रम और काम करना जरूरी हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो पढ़ते हैं तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो सरकारी विद्यालय में भविष्य है इस वर्ग का, माने बुद्धिजीवी वर्ग का भ्रूण है जो पलता है वहां। जैसे कोई फूल को आप ले, तो फूल कितना हो खूबसूरत, कितना हो सुगंधित हो, उसकी जड़ें तो जमीन में होती है, आसमान में फूल खिलते। तो उस वर्ग का भविष्य का जो गर्व है वो स्कूली एजुकेशन है। फिर वहां से पैदा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, उस स्कूली एजुकेशन सिस्टम से। तो ये गर्भ में ही मारने की साजिश है। बिना क्लासरूम का स्कूल, बिना शिक्षक का स्कूल, बिना 7 घंटे पढ़ाई वाला स्कूल, बिना टॉयलेट के स्कूल। गरीब की बेटी है, स्कूल के नदी में पेड़ है, वो पेड़ के छुप करके वहां पेशाब पैखाना कर, तो शौचालय नहीं। गरीब की बेटी है, उनकी लाज शर्म नहीं होती। गरीब की बेटी की लाज शर्म तो होता ही है, ये सिस्टम को चलाने वालों का लाज शर्म नहीं है असल में। तो हमने देखा कि अगियाओं में या भोजपुर जिले में हम सबसे पहले हम लोग स्कूल में गए, वहाँ बच्चों का हम लोगों ने टेस्ट लिया बाकायदा। 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा हम लोगों ने टाइम दिया और टेस्ट लिया। तो हमने देखा कि 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चियां हैं, और उनको अंग्रेजी का रीडिंग देना नहीं आता। उनको 2 + 2 -2, 2 + 2 / 2, 2 + 2 = 2, उनको नहीं आता है। हम देखा कि भाई 3 से अगर भागा देना है 9, 3, 1 में, 9, 3, 1 में 3 से भागा तो गड़बड़ा जाते हैं। हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम लोग जब पूछते थे कि सावित्री बाई फुले के बारे में आप लोग जानती हैं,
जानते हैं, तो लोग नहीं बता पाते थे। हाँ, सरस्वती जी के बारे में हम लोगों ने पूछा तो बता देते थे। तो ये वहां पे मान, एक तो आप समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा बच्चे अपने उम्र से वजन में कम है, कद में छोटा है, ये कद कौन है छोटा करने वाला? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन खून पी रहा है जो खून की कमी है? एक तो ऐसे है वो खून में भी कम है, वजन में भी कम है, कद में भी कम है, और जहां पढ़ने गया इसकी मस्तिष्क भी मारी गई। ये नरसंहार है, जेनोसाइड है। इसलिए गरीबों का बेटा कहते हैं कि छाती चौड़ी नहीं हो पाती, चौड़ी होने के पहले ही सिकुड़ जाती। तो सरकारी विद्यालयों का ये ठीक हो हालात, कई जगह बिना पेड़ के नीचे 55 साल से स्कूल चल रहे हैं, चबूतरा पर, दलान में, ऐसे ही एक एक कमरे में प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल लेके दो कमरे चल। हमने कहा कि भाई जमीन दीजिए, स्कूल बनाइए। प्रशासन ने कहा, स्थानीय शिक्षा विभाग ने कहा कि नहीं जमीन नहीं दे सकते, इनको जमीन देना होगा तो स्कूल बनेगा। बताइए, अरे भाई भूमिहीन लोग हैं भारत के, गांव में आधी आबादी भूमिहीन है। अगर दलितों की बात करें, अति पिछड़ों की बात करें, अकलियतों की बात करें तो उनका 75 से 90% आबादी भूमिहीन है। भूमिहीनों से तुम जमीन मांगते हो जो अपना घर नहीं बना सकते, उनसे कहते हो कि स्कूल के लिए जमीन दीजिए। क्यों? आपको सड़क है उसको 6 लेन बनाना है, रोड 8 लेन वाला रोड बनाना है, वो तो सड़क के किनारे बसी झोपड़ियों पर तुम्हारी बुलडोजर चल जाती है। बिल्कुल। सड़क किनारे जो खेतीहर जमीन है, उन जमीनों को छीनने के लिए किसानों के सीने में तुम गोलियां उतार देते, लेकिन स्कूल बनाने के लिए तुम्हारे पास जमीन नहीं है। ये पॉलिसी का मामला है, ये पॉलिसी का मामला है। तो जमीन दो, जमीन नहीं देगा, स्कूल नहीं बनाएगा तो गरीब कहां पढ़ेगा? तब सरकार की सड़क है, सड़क पर स्कूल लगेगा। और गरीबों के बच्चियों के लिए पढ़ने वाला स्कूल नहीं चलेगा तो फिर सरकार की ये जो सड़क है ये भी नहीं चलेगा, यानी सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने शुरू किया, और इसलिए स्टेट हाईवे से लेकर, लोकल सड़कों से लेकर के, स्टेट हाईवे से लेकर के नेशनल हाईवे तक, डीएम कक्ष के सामने की जो सड़क है उस पर भी हम लोगों ने बीएड कॉलेज चलाया, ब्लॉक कैंपसों तक चला, अधिकारियों के चैम्बर तक भी क्लास चलाया जा सकता है, विधानसभा के सामने भी स्कूल लगाया जा सकता है। एक तरफ विधानसभा चलेगा, एक तरफ गरीबों का स्कूल चलेगा। कहां जाएगा गरीब के बच्चा? ये हम लोगों ने देखा कि इसमें एक क्लास का गुलबंदी होती थी, चाहे भूमिहार जाति से हो, राजपूत जाति से हो, ब्राह्मण जाति से हो। वो अगर गरीब हैं, किसान हैं, निम्न मध्यम परिवार हैं, तो उनके वो भी अपनी जो माँ है, इस वर्ग की महिला है, वो अपनी, हाँ, वो गोद में दूध का बच्चा लेकर के, वो उंगली पकड़ करके अपना जो बच्चा है या बच्ची है वो सड़क स्कूल आंदोलन में आती थी। बूढ़ी दादी भी आती थी, घूंघट की महिला से लेकर के बुर्का नसी महिलाएं, और हर वर्ग के लोग आते थे। इसलिए मैंने कहा क्लास स्ट्रगल है, इसमें क्लास का एजेंडा है, क्लास एजेंडा। जातियों और पार्टियों की दीवारें टूट जाती थी और शिक्षा के लिए गांव एक हो जाता। तो एक चुनौती है। अब इसमें उनका नारा नहीं चलेगा जो हिंदुत्व की नारा देते हैं, बिल्कुल इसमें नारा नहीं चलेगा। वो जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाते हैं, जो लोगों को बांटते हैं, ये नहीं बांट पाते हैं, क्योंकि शिक्षा तो उनको एकजुट करता है। और नफरत और भेदभाव भारी पड़ता है उनके बच्चों के भविष्य के मामले में, उनके बच्चों की जिंदगी के मामले में, बेहतरी के मामले में। ये जो विचार है, ये जो भावना है, वो भारी पड़ता है। उनके शिक्षा के सवाल, जो सवालात हैं, शिक्षा के लिए उनका जो संघर्ष है, लगता है कि ये हमारे जीवन का संघर्ष है। तो ये सड़क पे स्कूल आंदोलन हम लोगों ने चलाया। पूरे सड़क स्कूल आंदोलन पूरे भोजपुर के तमाम, खास करके अगियां विधानसभा क्षेत्र में
अब मैंने बताया आरा कलेक्टर के सामने हम लोगों ने बीएड कॉलेज लगाया था। एक माइक लिए हुए थे लोग, अधिकारी लोग, सड़क छोड़ दो। हम लोग भी माइक ले रहे थे कि आप सड़क छोड़ दो, स्कूल चल रहा है। टू वे। हाँ, आप डिस्टर्ब मत करो। आप क्लास में कैसे आएगा राइफल लेकर के? आप क्लास में राइफल लेकर के कैसे आए? आप क्लास से बाहर जाइए, क्लास चल रहा है। तो चाह करके भी दमन नहीं करते थे, लेकिन हाँ बाद में फिर एफआईआर कर देते थे, कहते थे कि सरकारी काम में बाधा है। बाधा। तो क्या सरकार की, इससे पता चलता है सरकार का चरित्र, सरकार की नीतियां। तो कई सारे स्कूल, क्या कुछ ऐसे स्कूल उसमें से रहे हाँ, जिनकी जमीनें भी बनी? नहीं मैंने अभी देखिए कोल्हापुर में, अभी तो हाल में हम लोग एमएलए थे। हम लोग तो संदेश विधानसभा क्षेत्र में हम लोग तो एमएलए हैं, अगियाओं से थे। लेकिन यहाँ नेशनल हाईवे पे जो कोल्हापुर पुल बना है, ये स्कूल को लोग ढा दिए। तारामणि भगवान साहब विद्यालय के एक प्रतिष्ठित स्कूल, एक चर्चित स्कूल को लोग ढा दिए, पुल बना दिए। अरे रोड बना दिए। स्कूल जाने के लिए रोड बनता है, स्कूल तोड़ करके रोड नहीं बनाया जाता। पढ़ाई बाधित करने का किसी को राइट नहीं। तो ये 2019 में स्कूल तोड़े थे हम लोगों ने। सड़क पर स्कूल चलाया और करीब 8-9 करोड़, उस समय 6.5 करोड़ रुपए मिला था, अभी बढ़ा है। और 1 एकड़ से ज्यादा जमीन भी लिया, स्कूल बन रहा है। अभी उर्दू प्राथमिक विद्यालय बरौड़ा में स्कूल तोड़ दिए लोग, बच्चे टेंट में पढ़ने लगे। हम लोगों ने कहा अरे हमारे क्षेत्र के बच्चे टेंट में पढ़ेंगे और विधायक फ्लैट में रहेगा, विधायक भी बच्चों के साथ रहेगा साथ। हम लोगों ने कहा कि या तो आप स्कूल बना दो, नहीं तो मुझे जेल दे दो। सिर्फ दूसरे किस्म में जेल भेजो, उस समय नहीं भेजा, उन्होंने नहीं भेज पाए। और जीत हुआ। 55 घंटा खिचड़ी, वहाँ मिड डे मील भी चलाया। उस मिड डे मील में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीएम के चार्ज में आए थे, डीडीसी, बीडीओ, सारे लोग खिचड़ी भी खाए। हम लोगों ने परोसा। स्कूलों में बच्चों के लिए खिचड़ी परोसा जाता है, बच्चों ने अधिकारियों को खिचड़ी परोसा अपने स्कूल का। मुझे लगता है ज्यादा उससे बेहतर क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि आंदोलन की खिचड़ी थी। तो ये सब हुआ। तो इसलिए हम लोग जेल गए हैं। तो सोचते हैं लोग कि विधायकी चली गई तो शासक वर्ग सोचता होगा कि ठंडा गया होगा। ठंडवा दिए, ठंडवा नहीं दिए हम लोग, और सुर्ख लाल होकर के, और हम लोग वहां से तप करके आए हैं। और अभी तो विधायकी गई है यार जी। जो इसमें सब कुछ कुर्बान करने का सपना लेकर के आया है, उसके लिए विधायकी गई तो क्या गई? विधायकी गई नहीं, बल्कि हम उससे हमको ऊर्जा मिला है। और भोजपुर में देखिए, अज्ञा विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई हमारी, तो भोजपुर हार गया, भोजपुर जीत गया, तुम हार गए। लोकसभा जीते, वो सीट भी जीता गया। तो ये इनकी जेल में ताकत कहाँ है कि आवाज को खामोश कर सके, गरीबों के संघर्ष को खामोश कर सके? इनकी जेल में ताकत नहीं है। जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, तो देश की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, कल 21 अगस्त है और ये कल रिजर्वेशन के सवाल पर ही भारत बंद का एक कॉल है। और लेटरल एंट्री और SC/ST रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण का जो सरकार एक फैसला लेकर के आई है कि इसके भीतर क्रीमी लेयर लागू किया जाए। एक बहस जो चल रही है कि आरक्षण को सरकार कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करने के बाद इकोनॉमिक बेसिस की ओर ले जाने के बारे में सोच रही है। आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, अभी तो लेटरल एंट्री लाए थे यूपीएससी के माध्यम से, लेकिन जो विरोध हुआ, तो आग बनने के पहले ही उसकी आंच महसूस कर ली सरकार, और इसलिए वो पीछे हट गए कि नहीं इसको हटाते हैं फिलहाल। तो जब से EWS आया तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो है, लेकिन स्वर्णों के लिए आरक्षण है। सामाजिक उसमें ला दिया, नाम है आर्थिक लेकिन सामाजिक ला दिया उसमें। तो रिजर्वेशन का जो आधार है, संवैधानिक आधार है, आप सब जानते हैं, पुणे पैक्ट जो हुआ था, ये कि सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समानता के लिए और शैक्षणिक पिछड़ापन से माने एक मुक्ति की दिशा में आरक्षण काम करेगा। तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर ये
पीढ़ियों सदियों जो न केवल बहिष्कृत रहे, न केवल लांछित रहे, न केवल उपेक्षित रहे, बल्कि उत्पीड़ित भी रहे, तो उस वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया। यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल उसके आधार को ही ये खत्म करना चाहते। ठीक है, दलितों में, आदिवासियों में एक बड़ा तबका है जो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाया है, यह बात सच है। ये जो चिंता जाहिर की जा रही है, उस चिंता के साथ हैं, उस चिंता बिल्कुल हमें भी संवेदना के साथ हम लोग सोचते हैं उस पर, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आज भी दलित का बेटा, गरीब का बेटा रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाया तो जिम्मेदार कौन है? वो पढ़ेगा नहीं तो रिजर्वेशन का लाभ कहां से लेगा? इसके लिए जिम्मेदार तो इनकी नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं इनकी। वो पढ़ना कब से शुरू हुआ? देश 1947 में आजाद हुआ, राइट। इसके पहले आप सब जानते हैं कि मनुवादी ब्रह्मवादी समाज में पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान में अधिकार मिला। तो 1947 में आजाद हुआ, तो 47 से लेकर के 70-80 तक कई पीढ़ी तो केवल पेट पालने में गुजर गई, बनिहारी में चली गई जिंदगी, बंधुआ मजदूरी में जिंदगी चली गई। हमारे पुरखा नहीं पढ़े, चूंकि बनिहारी किए, चूंकि बंधुआ मजदूरी किए, मर मर के कमाए, कमाते कमाते मर गए। आर्थिक जो ऋण है वो कभी खड़ा नहीं हुआ, तोड़े लोग, आज भी वो ऋण खड़ी नहीं हो पा रहे, उसका असर है। तो इस तरह से तो कई पीढ़ी चली गई। तो पढ़ना शुरू हुआ तब जब बंधुआ मजदूरी से, बनिहारी से मुक्ति मिली और स्वतंत्र मजदूर हुए, तब तो पेट भरने से कुछ पैसे पेट के अलावे बचा लेते थे, कुछ कपड़े के लिए, कुछ बाल बच्चा पढ़े। लेकिन उस समय घर मकान भी नहीं थे, कुछ घर मकान के बारे में सोचने लगे, शौक श्रृंगार के बारे में भी सोचने लगे। हमारी नानी की माँ शौक श्रृंगार नहीं की होगी, उठलाली नहीं लगाई होगी, पूरे पसीना तो रोटी के लिए चली जाती थी, तब भी रोटी भरपेट नहीं मिलती थी, उठलाली क्या कहां से? आंखों में काजल नहीं लगाई होगी, उसका भी शौक रहा होगा। तब जाकर के लोग पढ़ना शुरू किए, उस मकान के बारे में सोचने लगे, कपड़े के बारे में सोचने लगे, शौक श्रृंगार के बारे में सोचने लगे। तो अब तो पढ़ना शुरू किए थे, अब तो कुछ लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे थे। तो इसलिए जातीय जनगणना कराओ, इनकी वास्तविक हालात क्या है, इन हालातों से उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, तब वो रिजर्वेशन का फायदा ले पाए। असल में इनको ये काम करना नहीं है, असल में ये इस नाम पे चाहते हैं कि इस वर्ग में हम फूट पैदा कर दें, इस वर्ग को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दें। बिल्कुल हमारी चिंता है जो रिजर्वेशन अभी तक नहीं, अब कर रहे हैं कि एक पीढ़ी तक ही रहेगा। अब बताइए, मास्टर घर में कोई बन जाएगा तो प्रोफेसर बनने के लिए नहीं मिलेगा उसको रिजर्वेशन। हमारा या किसी का बेटा मास्टर बन गया तो उसके बेटा को नहीं मिला। अगर जब कई पीढ़ी तक शोषण रहा, कई पीढ़ी सताए, तो एक पीढ़ी रिजर्वेशन से कैसे उसकी, जो लोग ये कह रहे हैं कैसे बराबरी होगा? जो वकील ये कह रहे हैं, अगर उनके ही घरों में पुराने लोग उस वकालत या जुडिशरी से नहीं जुड़े हो, शायद वो जज नहीं बन पाते हैं। ऐसे बराबरी होगा ना? जब पीढ़ियां शोषण रहा तो पीढ़ियों को आरक्षण मिलना चाहिए ना, कैसे बराबरी होगा? तो असल में देख रहे हैं लोग कि एक रिजर्वेशन है जिससे कुछ बच्चे यूनिवर्सिटीज में चले जा रहे हैं, कुछ लोग जुडिशियरी में है, कुछ लोग बौद्धिक क्षेत्र में भी चला जा रहा है वहां। इसी को तो अर्बन नक्सली कह रहे हैं। हम लोग, हमारे पुरखों ने मनुष्य की जिंदगी की बात की कि हम मनुष्य हैं तो पूरे हम मनुष्य का जो गरिमा है उस गरिमा के साथ जिएंगे। संविधान है तो संविधान में पूरा जो हमारा हक है उस पूरे हक के साथ जिएंगे। तो नक्सलाइट कह के मार दिया, और उन्हीं पुरखों के
आज जो संतान शहरों में कलम लेके पढ़ रहा है तो बंदूक वाले नक्सली काला है और ये कलम वाले नक्सली काला। असल में ये जो बदलाव की लड़ाई है, जो जमहूरी जिंदगी की जो जदोजहद है, जो जमहूरियत का सवाल है, जो इंकलाब का सपना है, ये जहां सवाल आएगा, ये जहां सपना आएगा, ये जहां जदोजहद दिखेंगे तो सबको नक्सली का है, सबको ये बोलेंगे राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्रद्रोही। राष्ट्र नायकों को, राष्ट्र के निर्माताओं को, राष्ट्र के जो असली संपदा है उनको ये राष्ट्र के खिलाफ रखा। लड़ाई है, लड़ाई चल रही है। जी बताइए। चलिए, अब तो आप समय दिए और आप बात की, तमाम मुद्दों पे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। आप सुन रहे थे, इस वीडियो में हमने तमाम मुद्दों पे बात की, चाहे वो शुरुआती दिनों की स्मृतियां हो, चाहे तमाम आंदोलन हो, या फिर जेल के पहले की जो पूरी यात्रा हो, सड़क पे स्कूल का आंदोलन हो, रिजर्वेशन हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।